बच्चों, आज आपकी क्लास शुरू होगी। पहला चैप्टर आपका होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चूंकि कल हम लोगों ने पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस किया था, पाठ्यक्रम को देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, कहाँ कहाँ से पढ़नी है। तो एक बार इसको देख लीजिए आप लोगों का चैप्टर कौन कौन सा है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वो आपका होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सेकेंड चैप्टर इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। थर्ड चैप्टर आपका होगा भारत में राष्ट्रवाद। चौथा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पांचवा औद्योगिकरण का युग। छठवां काम आराम और जीवन। सातवां मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया एवं आठवां उपन्यास समाज और इतिहास। इतने चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आज पहला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। पहले चैप्टर में देखिए, आज की शुरुआत सबसे पहले इस चित्र से होगी। इस चित्र को 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। देखिए, ये चार चित्र कुल उन्होंने बनाए थे, जिनमें से एक ये चित्र है। और इसमें एक इन्होंने अपने सपने का संसार चुना था, बनाया था, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक, यहां दो वर्ड हम नोट करेंगे, एक जनतांत्रिक, एक सामाजिक गणतंत्र। जनतांत्रिक यानी वह तंत्र जिसमें सारी व्यवस्थाएं जनता के अनुसार सुचारू रूप से उनके सहयोग से चलाई जाती हैं, वह जनतांत्रिक मानी जाएंगी। सामाजिक गणतंत्र यानी एक समाज के द्वारा एक गण के रूप में जिस तंत्र को चलाया जाता है, वही सामाजिक गणतंत्र कहा जाएगा। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए, एट ए टाइम की अगर हम बात करें तो यूरोप और अमेरिका क्या थे, आगे थे। ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें, ये लोगों की लंबी कतार है, सभी लोगों की, ठीक है। ये है आपकी, जो आपको लाइन दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे, ठीक है, लोगों की लंबी कतार है। और ये आपकी स्वतंत्रता की देवी है। ये इनको हम क्या कहेंगे, स्वतंत्रता की देवी। क्योंकि कलाकार व्यक्ति थे, तो उन्होंने जो है कि स्वतंत्रता को एक देवी के प्रतिमा के रूप में लिया था, एक स्त्री के रूप में लिया था। तो वही चीज यहां पे बता रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। ये चीज यहां पे इन्होंने कही भी है। यहां भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। ये है आपका मसाल, ये एक हाथ में है, और ये आपका घोषणा पत्र है दूसरे हाथ में। ये मानवता के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं।
आइए इसे भी देख लेते हैं। ये है, इसकी बात यहाँ पे कही जा रही है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये जो निरंकुश संस्थान थे वो क्या हो चुके हैं, मटिया मेट हो चुके हैं, बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता की देवी यहाँ पे खड़ी हैं और ये सभी लोग कतार में उनकी आराधना और स्तुति करते हुए जा रहे हैं। और स्वतंत्रता की देवी क्या कर रही हैं, उनके अधिकारों का घोषणा पत्र उन्हें दिखा रही हैं कि आपको ये अधिकार हैं और आप स्वतंत्र हैं। सारियू ने कल्पना दर्श यूटोपिया, देखिए ये यूटोपिया, ये आपको यूटोपिया आप इसे नोट भी करेंगे और इंपॉर्टेंट में भी रखेंगे, क्योंकि यूटोपिया से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि यूटोपिया क्या है या किसे कहते हैं। तो देखिए कल्पना दर्श, ठीक है ना, यानी कल्पना में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। तो आइए इसको देख सकते हैं। ये आपका है अमेरिका, ये स्विट्जरलैंड और ये है फ्रांस, ठीक है। तो ये सबसे आगे नेतृत्व कर रहे हैं इनका, और यहां पे लोगों की लंबी कतार है, यहां के नागरिकों की, सभी लोगों की, ठीक है। वही चीज यहां पे कहा गया है। यूटोपिया के बारे में यहां पे बताया गया है, देख लीजिए। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। अब इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, आपने अपने रामायण वगैरह में या फिर अपने यहाँ देखा होगा, एक रामायण में राम राज्य की बात की जाती है, तो उसमें कहा जाता है कि राम राज्य ऐसा था जिसमें कोई भी अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता था, शांति से विचरण कर सकता था, कहीं कोई चोरी नहीं थी, कहीं कोई दंड नहीं था, कहीं कोई शासन नहीं था, मतलब सरकार नहीं थी, लोगों के द्वारा ही एक तरह से शासन किया जाता था और लोग जो चाहते थे वही होता था, वही उसकी राज व्यवस्था रही। तो देखिए, वास्तविकता में ये ठीक है कल्पनादर्श के रूप में, लेकिन वास्तविकता में बड़ा कठिन है ये। हाँ, ये कह सकते हैं यूटोपिया के रूप में आज के संदर्भ में कि एक ऐसा समाज होगा जो एक आदर्श के रूप में स्थापित होगा, जहां जो लोग होंगे वो स्वतः से इतने अनुशासित होंगे कि वह किसी गलत कार्य को नहीं करेंगे। आइए अब इसके आगे देखते हैं। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की, बनाई, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यानी अभी इन्होंने जब ये चित्र निर्मित किया था, उस समय जर्मनी के जो लोग थे वो क्या थे, अभी संयुक्त राष्ट्र का यानी एकत्र राष्ट्र का हिस्सा
नहीं बने हुए थे। तो आपको यूटोपिया की बात की गई थी, कल्पना आदर्श के रूप में इन्होंने बनाया था इस चीज को, इस चित्र को। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। तो देखिए, अनेक जर्मन भाषी रियासतें, देखिए एट ए टाइम की यदि बात करते हैं तो बहुत सारी रियासतें थी। यहां आप देख सकते हैं, ये आपको सारी रियासतें दिख रही हैं, ठीक है। और इनमें अधिकांश में जर्मन भाषा बोली जाती थी। तो वही चीज उन्होंने कहा है, एक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य, देखिए राष्ट्र राज्य भी कई बार आया है, तो इसको भी हमें नोट डाउन करना होगा। ये राष्ट्र राज्य, ठीक है ना, ऐसा राज्य जो एक राष्ट्र के रूप में गठित करने की चाह थी। यानी राष्ट्र राज्य की बात करेंगे तो ऐसा राज्य जो एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हो। राष्ट्र क्या होगा? राष्ट्र वह होगा जो एक निश्चित भूभाग पे एक साझा विचार के साथ, कुछ साझा संस्कृतियों के साथ लोग अपने राष्ट्र के प्रति या अपने उस भूभाग के प्रति या अपने उस विचारों की एकता के प्रति जो निष्ठा रखे, वही आपका राष्ट्र होगा। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिलिसियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं, ठीक है। तो ये मानचित्र है आपका, देखिए दो, ये देख सकते हैं आप यहां पे, ठीक है। आपको दो सिलिसिया है, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। अब इस चित्र को देख लीजिए, इनको क्या कहा गया है? इनको ईसा मसीह, और ये जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे, ये सभी फरिश्ते हैं, ठीक है। ये इस परिस्थिति को देख रहे हैं, इस सिचुएशन को आसमान से, आकाश से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। किस चीज को? ये स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति को और लोगों की आती हुई भीड़ को, ठीक है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो ये लोग क्या, देखिए इन सभी राष्ट्रों के बीच क्या है? संधियां हैं, आपस में सभी एक दूसरे से अपनी आवश्यकता अनुसार संधि किए हुए हैं और सभी क्या हो गए हैं? एक संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तित हो गए हैं और स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लिए हैं, ठीक है। और ये उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और माध्यम के रूप में कौन काम किए? ये ईसा मसीह किए और फरिश्ते किए आपके। आइए आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए।
एक बात बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि आप जब पूरा चैप्टर जब तक पढ़ेंगे, जब तक हमारा ये चैप्टर चलेगा, तब तक आप अपने माइंड को मानसिक तौर पे फोकस किए रहेंगे। किस पे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर। यह चीज आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए, क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट जितनी भी चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, सब इसी के बारे में आपको समझाई जाएंगी। राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी इसमें कहा गया था कि राष्ट्र क्या होगा, राज्य क्या होगा, एक राष्ट्र के रूप में होगा और वह राष्ट्र लोगों के द्वारा निर्मित किया गया होगा। ठीक है। राष्ट्रवाद आपको पता ही है कि राष्ट्र कुछ लोगों का साझा समूह होता है, विचारों की एकता होती है साझे रूप में, और वाद मतलब ये कहा जाएगा कि उनके ऐसे विचार हैं कि लोगों के द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किया गया है। यानी जनता के द्वारा राष्ट्र का निर्माण ही क्या कहा जाएगा, राष्ट्रवाद कहा जाएगा। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। ठीक है ना। तो देखिए, एट ए टाइम की यदि उस समय की हम बात करते हैं तो प्रभुसत्ता क्या है, केंद्रीय शक्ति में थी, और केंद्रीय शक्ति किसकी थी, राजा की थी, और राजा ही उन पर शासन करता था और अनियंत्रित रूप से करता था। ठीक है ना। उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, नियंत्रण नहीं था। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी आपस में क्या था, वह साझे रूप से आपस में भाईचारे की भावना से जुड़े हुए थे, अपने इतिहास और संस्कृतियों से जुड़े हुए थे, अपनी परंपराओं से वे आपस में जुड़े हुए थे। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। ठीक है ना। कुछ इसमें लीडर थे आम लोगों के, ठीक है ना, उन्हीं के प्रयासों से ऐसा निर्माण हुआ था। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वह किस कॉन्सेप्ट पे होगा हमारा, कि प्रजा राजतंत्र के बाद जनतंत्र के रूप में राष्ट्रवाद का जिस समय उदय हुआ, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी परिस्थितियां रही जिनके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। चलिए, एक कॉन्सेप्ट ये भी देख लीजिएगा जनमत संग्रह का, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है।
यानी एक समूह इकट्ठा होता है और उसी में प्रस्ताव लाया जाता है और मौखिक रूप से किसी भी प्रस्ताव को या किसी भी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, यही आपका जनमत संग्रह होता है। अब आ जाइए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। चूंकि यह क्रांति बहुत बड़े स्तर पे हुई थी, लोगों का बड़ा जन समुदाय था, तो इसी में इसके राष्ट्र अपने लोगों का अपने राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा होता है उसी को हम राष्ट्रवाद में परिभाषित करते हैं। तो लोगों की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति आई थी उस समय, चूंकि भाई अपने राष्ट्र में निष्ठा होगी तभी तो उस राष्ट्र के लिए या उसके भले के लिए लोग एक जनसमूह के रूप में या जन समुदाय के रूप में एकत्र होंगे। तो वही चीज आपको यहां पे बताया गया है 1789 में। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति करते समय हम लोगों ने कक्षा 9 में देखा भी था कि उस समय राजतंत्र स्थापित था और राजा क्या था, निरंकुश था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर, यानी फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक बदलाव हुए। भाई राजनीतिक बदलाव क्या हुए, राजा का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। संवैधानिक बदलाव हुए, राजा के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए थे उनमें भी बदलाव किए गए थे। उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गए। यानी ऐसे नियम बनाए गए कि जो भी राज व्यवस्था चलाई जाएगी वह किसके द्वारा चलाई जाएगी, लोगों के द्वारा चलाई जाएगी या नागरिकों के द्वारा चलाई जाएगी। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। देखिए यहां पे कह भी दिया गया है स्पष्ट रूप से कि अब जो राष्ट्र का गठन होगा या जो उसका शासक चुना जाएगा या संचालन की जो व्यवस्था बनाई जाएगी वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, लोगों के द्वारा बनाई जाएगी और वही उसके सारे कार्यों को क्या करेंगे, तय करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहां। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। ठीक है, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति थे, जो क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहे थे या जो क्रांति कर रहे थे, उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसे विचारों को लाया, ऐसे कदम उठाए, ऐसे कार्य किए जो लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा कर सके। कौन कौन से थे, पितृभूमि, ला पैट्री और नागरिक, ली सिटोयन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि भाई एक समुदाय होगा जो क्या होगा, संयुक्त होगा, यानी सभी लोगों के द्वारा क्या होगा, निर्मित किया होगा, जिनके अंदर आपस में भाईचारे की भावना होगी, बंधुत्व की भावना होगी, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, जिनके ऊपर क्या होगा, एक संविधान लागू होगा और सभी को इसमें क्या होंगे, समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, समान अधिकार का मतलब क्या है कि ना कोई इसमें बड़ा होगा, ना ही छोटा होगा, ना अमीर होगा, ना गरीब होगा। ठीक है, यही चीज इसमें कहा गया है। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा, द ट्रिकलर चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली।
स्टेट जनरल का चुनाव, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति में बताया गया था स्टेट जनरल के बारे में, तो उसी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया नाम बदल के। ठीक है, आगे देखिए, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, यानी क्रांति में जो लोग शहीद हुए उनका क्या किया गया, गुणगान किया गया। स्तुतियां यानी साहित्य की रचना की गई, बहुत सारे लेख लिखे गए और अपने कार्यों के प्रति लोगों ने क्या किया, कुछ शपथ लिए और यह सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। यह सब किसके नाम पे हुआ, राष्ट्र के नाम पे, यानी कौन, व्यक्ति के नाम पे नहीं हो रहा है, किसी के परिवार के नाम पे नहीं हो रहा है, स्थान के भी नाम से नहीं हो रहा है, किसके नाम से हो रहा है, सब कुछ राष्ट्र के नाम से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या था यहां पे, सबकी भावनाएं केंद्रीकृत रूप में क्या थी, राष्ट्र के प्रति थी। भाई हम सभी लोग चाहे उत्तर प्रदेश में रहें, चाहे आपके बंगाल में रहें, पश्चिम बंगाल में रहें, चाहे आपको राजस्थान में रहें, चाहे आपके केरल में रहें, लेकिन हम सभी की निष्ठा किसके प्रति होती है, अपने राष्ट्र भारत के प्रति होती है या इंडिया के प्रति होती है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे कहा गया है। और कोई भी चीज अगर शपथ लेता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को करता है तो किसके लिए करता है, अपने राष्ट्र के लिए करता है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो किसके लिए करते हैं, भारत के लिए करते हैं। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। ठीक है, यानी अब हमारी जैसे केंद्र सरकार कार्य करती है उसी प्रकार से उस समय क्या किया गया, राजतंत्र चूंकि समाप्त कर दिया गया था, केंद्रीय व्यवस्था राजतंत्र के रूप में थी, लेकिन यहां पे क्या किया गया, उसको परिवर्तित करके सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, ठीक है, तो इसे भी आप समझ लेंगे, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात की बात क्या कैसे की गई है, देखिए हमारे चूंकि भारत एक राष्ट्र है, इसमें अनेक राज्य हैं, तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए सीमा शुल्क, यानी यदि आप सीमा को पार करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की, तो आपको सीमा शुल्क अदा करना पड़ेगा। यह व्यवस्था राजतंत्र में चल रही थी। ठीक है, लेकिन जब व्यवस्था बदली गई तो आंतरिक यानी जो आपसी भूभागों के मध्य सीमा शुल्क निर्धारित थे उन सभी को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी उस समय क्या था, अलग अलग क्षेत्रों में, चूंकि आप लोगों को मैंने क्षेत्र दिखाए ही, ये सारे क्षेत्र थे ये ऐसे, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में नाप तौल की व्यवस्था क्या थी, अलग अलग थी। कहीं किलोग्राम चल रहा था, कहीं पाउंड चल रहा था, कहीं कुछ चल रहा था। तो ठीक है, इन सब को क्या किया गया, एक समान किया गया, यानी एक ही नाप तौल का जो मानक होगा वो क्या होगा, एक ही होगा और एक ही मात्रा का उसमें प्रयोग किया जाएगा। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, क्षेत्रीय बोलियों को क्या किया गया, हतोत्साहित कर दिया गया, यानी इनको क्या किया गया, दबाने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया, देखिए ये बोलियों की भाषा, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के चूंकि
पूर्व में आप चले जाएंगे वहां भोजपुरी बोली जाती है, अवध क्षेत्र में आप आ जाएंगे अवधी बोली जाती है, अन्य क्षेत्रों में आप जाएंगे तो अन्य लोकल बोलियां बोली जाती हैं। तो इनसे क्या होगा, लोगों के बीच आपस में बोलियों के कारण कहीं न कहीं क्या होगा, एक दूसरे से अलग होने की प्रवृत्ति स्थापित हो जाएगी। इसीलिए जो क्षेत्रीय बोलियां थी उसे समाप्त कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय बोलियां नहीं है, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, उसी तरह से उस समय में कहा गया सबके लिए जो बोली होगी वो क्या होगी, पेरिस और फ्रेंच होगी। ठीक है, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी या तो आप पेरिस में मतलब फ्रेंच जैसी बोली, यानी फ्रेंच ही क्या किया गया, राष्ट्र की भाषा का स्थान दे दिया गया। आगे आ जाइए, आगे हम लोग देख लेते हैं। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब जो लोग, जिन लोगों ने क्रांति की थी, जो लोग क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या घोषणा की कि चूंकि हमारे फ्रांस के राष्ट्र का यह सौभाग्य था, यानी फ्रांस का क्या था, सौभाग्य था कि सबसे पहले तो उन्होंने खुद को अपने शासक से, राजा से मुक्त कराया, राजतंत्र की व्यवस्था को समाप्त किया। अब ये क्या करेंगे, पूरे यूरोप को, यानी यूरोप के अन्य भी जितने भाग हैं उन सभी को क्या करेंगे, मुक्त कराएंगे। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। यानी अन्य राष्ट्र जो अभी बाकी अन्य अवशेष जो अन्य जगहें हैं जो अभी राजतंत्र द्वारा चलाई जा रही हैं, उन लोगों को क्या करेगा, सहयोग करेगा, वहां के लोगों को सहयोग करेगा कि वह अपने राज्यों को क्या करें, अपने राजा से मुक्ति प्राप्त करे, आजादी प्राप्त करे और एक राष्ट्र के रूप में क्या है, जनतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करें। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। ठीक है ना, ये जैकोबिन क्लब बनाए गए थे, किनके द्वारा, छात्रों के द्वारा बनाया गया था, शिक्षित मध्य वर्ग के द्वारा बनाया गया था। जो लोग पढ़े लिखे थे, इसमें अध्यापक थे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, अध्यापक थे, छात्र थे, शिक्षित जो थे, क्लर्क थे, इन सभी के द्वारा क्या किया गया, जैकोबिन क्लबों की स्थापना की गई। उनके गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। ठीक है ना, तो अब जो फ्रेंच की सेनाएं थी वो क्या की, उन्होंने कहा कि भाई हम संपूर्ण यूरोप को एक राष्ट्र के रूप में आजादी दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड और इटली के इलाकों में क्या किया, प्रवेश किया, जहां पे राजशाही चल रही थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यानी चूंकि एक राष्ट्र राजतंत्र से स्वतंत्र हो चुका था, निरंकुश शाही से स्वतंत्र हो चुका था, तो आस पड़ोस के जो लोग होंगे वो सभी लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो आसपास के सभी क्षेत्र जो थे वो इसको फॉलो करने लगे। यहां के लोगों ने भी क्या किया, क्रांति का आरंभ कर दिया गया, क्रांति का आरंभ किया। और किसने सहयोग किया, फ्रांसीसी सेनाओं ने। फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। फ्रांसीसी सेनाएं उनके सहयोग के लिए क्या हो गई, चली गई। देखिए
नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। ठीक है, फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। देखिए, इसके बाद नेपोलियन आता है। नेपोलियन ने क्या किया, वापिस से क्या किया, राजतंत्र को स्थापित किया। लेकिन राजतंत्र क्या, इनको राजा तो था नहीं। नेपोलियन एक तानाशाही के रूप में कह सकते हैं, तानाशाही व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। लेकिन ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से इन्होंने किया था। इन्होंने इसके आगे देखिए आप, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। राजतंत्र में भी इन्होंने काफी सुधार कर दिया, बहुत सारी चीजें सुधारी और नई चीजों को लाया। जो उनमें कमियां थी उनको दूर किया ताकि लोगों में असंतोष क्या हो, व्याप्त न हो। अधिक देखिए, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता इन्होंने बनाई 1804 में, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए थे। यानी कुछ अधिकार जो जन्म से आधारित, जिस स्थान पे आप जन्म लिए हैं, जिस कुल में जन्म लिए हैं, उसके आधार पे कुछ विशेषाधिकार मिलते थे, उसको इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है ना, इन्होंने कहा कि कानून के समक्ष, न्याय के समक्ष क्या होंगे, सभी बराबर होंगे, न्याय की प्राप्ति सबको होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी कुल, धर्म, समुदाय अथवा लिंग से बिलोंग करता हो। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से क्या किया, मुक्ति दिलाई। तो देखिए, बहुत सारी कमियों को इन्होंने क्या किया, हटा दिया, समाप्त किया, उन्हें सुधारा। जैसे जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर दी, भूदास के रूप में जो काम करना होता था उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। अब देखिए आगे, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। यानी जो कारीगर थे, जैसे मान लीजिए आपका बढ़ई है तो बढ़ई का ही काम करेगा, या फिर जो चीजें, जो कारीगरों की श्रेणियां बनी हुई थी कि आपको उस श्रेणी के यदि आप हैं तो आपको उसी श्रेणी का कार्य करना है, इस चीज को इन्होंने समाप्त कर दिया। इस बाउंडेशन को हटा दिया। ठीक है, श्रेणियों को ही समाप्त कर दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। ठीक है, यातायात यानी आयात निर्यात से संबंधित, आवागमन से संबंधित व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सीमा कर समाप्त कर दिए गए थे, भार का मानक एक कर दिया गया था, और सभी जितनी भी जगहें
छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, उन्हें एक राष्ट्र के रूप में क्या किया गया था, एकत्रित कर दिया गया था। ठीक है।